तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पार्ट 3 में आए हम लोग। तो हम लोगों ने हार्मोन्स को वाटर सोल्युबिलिटी के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांट रखा है, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स एंड हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स। हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स में कैसे नाम याद हो गया होगा आपको, तो एक थायराइडल हार्मोन एग्जांपल देख रहे हैं आप, जिसमें T3 T4 आते हैं। नोटिस करने वाली बात है, इसमें थायरोकैल्सिटोनिन जिसे शॉर्ट में TCT कहते हैं, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का नहीं, वो हाइड्रोफिलिक है। और दूसरा नाम याद रखना है आपको, स्टेरॉयडल हार्मोन्स, जिसमें सारे सेक्स हार्मोन्स आ गए, प्रोजेस्टेरॉन आ गया और कॉर्टिकल हार्मोन्स आ गए, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं, वो आ गए। उसके बाद जितने भी हार्मोन्स आपके माइंड में हैं वो सब हाइड्रोफिलिक नेचर के हार्मोन्स हैं। एनसीईआरटी सिलेबस में इस चैप्टर में दो डायग्राम से आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है। डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। एक हार्मोन एफएसएस का दिया हुआ है डायग्राम आपके एनसीईआरटी सिलेबस में, जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा एक एस्ट्रोजन दिया हुआ है जो हाइड्रोफोबिक हार्मोन के फिजियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हार्मोन एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले आप हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स का हम लोग डिस्कस कर लें। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स का जो मेन स्टेप्स हैं एक्शंस के, वो क्या हैं। तो आप याद देखिए, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स जो हैं वो अपने टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बैरियर है, इन्वेलप है, उसे ये क्रॉस नहीं कर सकते। आप याद देखिए, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स कांट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। सो ये टारगेट सेल के अंदर इनकी एंट्री नहीं हो सकती। तो ब्लड सर्कुलेशन से टारगेट सेल्स रिसीव कर सके ऐसे हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स को, इसके लिए टारगेट सेल के सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। इसीलिए हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स रिसेप्टर के टारगेट सेल में लोकेशन के बेसिस पे उनका नाम दे रखा हम लोगों ने सरफेस एक्टिंग हार्मोन्स, चूंकि इनके रिसेप्टर्स टारगेट सेल के सरफेस पे हैं। हाइड्रोफोबिक ग्रुप के जो हार्मोन्स हैं, ये टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके टारगेट सेल के अंदर आ सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन से, इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। इसलिए टारगेट सेल में इनके लिए रिसेप्टर सेल के, टारगेट सेल के अंदर में है, साइटोप्लाज्म में है। मोस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसलिए इस कैटेगरी के जो हार्मोन्स हैं वो साइटोप्लाज्म एक्टिंग हार्मोन्स कहलाते हैं। आप यहाँ पे भी एक ध्यान रखिए, कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स का रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन थायराइडल हार्मोन्स हैं T3 एंड T4, इनका जो रिसेप्टर है वो टारगेट सेल के न्यूक्लियस में है। चूंकि मोस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स के रिसेप्टर्स टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में हैं, इसलिए हम लोगों ने नाम रखा है साइटोप्लाज्म एक्टिंग हार्मोन्स। स्टेरॉयडल हार्मोन रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म, थायराइडल हार्मोन्स रिसेप्टर इन न्यूक्लियस। अब यहाँ से आइए स्टेप हम लोग डिस्कस कर लें। हाइड्रोफिलिक के केस में हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स टारगेट सेल के सरफेस पे बाइंड करेंगे, तो इस बाइंडिंग के रिस्पॉन्स में सर्टेन केमिकल्स टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म में बनते हैं। इन्हें हम सेकेंड मैसेंजर कहते हैं। एंटायर हार्मोन एक्शन में जो हार्मोन्स हैं हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स, वो फर्स्ट मैसेंजर कहलाते हैं, और उनके बिहाफ में, उनके बाइंडिंग के रिस्पॉन्स में जो केमिकल्स टारगेट सेल में सिंथेसाइज होते हैं या एक्टिवेशन में आते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, वैसे केमिकल्स को हम सेकेंड मैसेंजर्स कहते हैं। तो पहला स्टेप हो गया बाइंडिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक हार्मोन ऑन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ टारगेट सेल। सेकेंड स्टेप हो गया फॉर्मेशन या एक्टिवेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस बाइंडिंग। और सेकेंड मैसेंजर फिर जो हैं वो जो रिलेटेड एंजाइम्स हैं जिनके थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शंस स्टार्ट होने वाले हैं। सेकेंड मैसेंजर्स ऐसे रिलेटेड एंजाइम्स जो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड प्रेजेंट है टारगेट सेल में, उसका फॉस्फोरिलेशन के द्वारा उनका एक्टिवेशन करते हैं। तो ये थर्ड स्टेप हो गया एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स बाय सेकेंड मैसेंजर बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फोर्थ स्टेप है क्या इसका, तो अब ये जो एंजाइम्स हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनिशिएट करेंगे, तो टारगेट सेल में मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे। और फिफ्थ स्टेप क्या है, तब मेटाबॉलिक चेंजेस का जो इफेक्ट होगा उसे हम हार्मोनल इफेक्ट कहेंगे।
आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं इस सीक्वेंस को, वहाँ पे थोड़ा और मिनिमाइज कर दिया गया है। पहला स्टेप आप नोटिस करेंगे कि सरफेस पे हार्मोन्स को बाइंड करते हुए दिखाया गया होगा। दूसरे स्टेप में सेकेंड मैसेंजर्स को बनते हुए दिखाया गया होगा। थर्ड स्टेप में लिखा हुआ है बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स का सेंस हो गया यहाँ पे सेकेंड मैसेंजर्स के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एंजाइम्स का फॉस्फोरिलेट होना, ये केमिकल पार्ट हो गया। फिर एंजाइम्स के द्वारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इनिशिएट करना, जो कि ये एक लाइव प्रोसेस है, इसलिए वहाँ पे वर्ड दिया गया है बायो, एंड इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में नाम रखा गया बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स में दो चीज़ें आ गई, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड एंजाइम एक्शन, कैटालाइसिस, जो एंजाइम्स रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। तो एंजाइम्स का पहला एक्टिवेशन, इस वजह से वर्ड है केमिकल, और एंजाइम का वर्किंग, जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शन का इनिशिएट होना विथ रिक्वायर्ड रेट, तो ये इसके लिए वर्ड हो गया बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। और उसके बाद एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स उसमें जो मेंशन किया हुआ है वो हो गया हार्मोनल इफेक्ट, जो मेटाबॉलिक चेंजेस के वजह से है। हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स का स्टेप क्या है वर्किंग का? तो हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स पहले तो टारगेट सेल के अंदर आते हैं। स्टेरॉयडल के केस में जब स्टेरॉयडल हार्मोन्स टारगेट सेल के अंदर आएंगे तो साइटोप्लाज्म में ही वो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। जो थायराइडल हार्मोन्स हैं वो साइटोप्लाज्म से फिर न्यूक्लियस में आएंगे और वहां पे अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनके केस में न्यूक्लियस में बनेगा। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स स्टेरॉयडल के केस में साइटोप्लाज्म में ही बन जाता है। थायराइडल हार्मोन्स के केस में ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में बनता है। अब यहाँ से दोनों का सेम मोड ऑफ एक्शन है। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फिर डीएनए के पास जो रिलेटेड जीन है वहां पे बाइंड करता है एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को फेवर करता है और उसका रिजल्ट है एक पर्टिकुलर एमआरएनए का सिंथेसाइज होना। फिर एमआरएनए ट्रांसलेट होगा राइबोसोम पे, तो जो रिक्वायर्ड एंजाइम या प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होगा टारगेट सेल में और उसके बाद वो एंजाइम पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। उसका इफेक्ट मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, टारगेट सेल में मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे और उनका कलेक्टिव इफेक्ट होगा हार्मोन का इफेक्ट बॉडी पे। तो सीक्वेंस अरेंज हो गया। पहले टारगेट सेल के अंदर आएंगे हार्मोन्स, हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो फिर रिलेटेड जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। एमआरएनए फिर आगे ट्रांसलेट होगा, रिलेटेड प्रोटीन और एंजाइम्स बनेंगे, फिर उनके द्वारा मेटाबॉलिक रिएक्शन कैटालाइज होगा, उसके बाद मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे, फिर हार्मोन का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा टारगेट सेल में। तो इनका जो हम कंपैरेटिव अकाउंट एक देख लें, ये सरफेस एक्टिंग हार्मोन्स कहलाते हैं, ये साइटोप्लाज्म एक्टिंग हार्मोन्स कहलाते हैं। इनका जो वे ऑफ एक्शन है, ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं टारगेट सेल में सेकेंड मैसेंजर्स के हेल्प से, और ये एंजाइम जो रिलेटेड एंजाइम है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए उसे ये सिंथेसाइज कराते हैं। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स का जो एक्शन है, चूंकि खुद नहीं आ सकते टारगेट सेल के अंदर एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, तो इनकी एक्टिविटी सेकेंड मैसेंजर पे डिपेंड है, लेकिन इन्हें इनकी एक्टिविटी के लिए ऐसे किसी केमिकल या सेकेंड मैसेंजर पे डिपेंडेंसी नहीं है। चूंकि इनके केस में जो रिलेटेड एंजाइम्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू मेटाबॉलिक चेंजेस लाने वाले एंजाइम्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं इनके केसेस में, इसीलिए इनका जो एक्शन, जो इफेक्ट होता है टारगेट सेल पे वो क्विक होता है। इसलिए मैंने लिख रखा है इनका एक्शन क्विक है, हमारे बॉडी पे जल्दी इफेक्ट होता है इनका। ये स्लो एक्टिंग हार्मोन्स हैं क्योंकि ये हार्मोन्स अंदर आएंगे टारगेट सेल में, रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा पर्टिकुलर जीन का, एमआरएनए सिंथेसाइज होगा, फिर एंजाइम सिंथेसाइज होंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन कैटालाइज होगा, मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें क्योंकि स्टेप्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग स्लो एक्टिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। फिर याद रखिए फर्दर इनमें क्या है कि जब हार्मोन्स रिसेप्टर पे बाइंड कर गए हाइड्रोफिलिक के केस में, तो बाइंडिंग के बाद जब सारी प्रोसेसेस हो गई, फिर ये हार्मोन्स टारगेट सेल के रिसेप्टर में जो प्रोटीनस पार्ट है एज एंजाइम काम करता है और ऐसे हार्मोन्स तोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद हार्मोन जो बाइंड करता है सरफेस पे जो जुड़ा हुआ था
रिसेप्टर पे सरफेस जो रिसेप्टर मौजूद था, तो रिसेप्टर का ही प्रोटीनस पार्ट काम करता है एज ब्रेकिंग एंजाइम, हार्मोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सरफेस पे बना था इनके केस में, हाइड्रोफिलिक के केस में, अब वो खत्म हो गया। सेकेंड मैसेंजर्स जो सेल में सिंथेसाइज्ड हुए थे वो खुद डीएक्टिवेटेड हो गए। तो फिर जो एंजाइम्स फॉस्फोरिलेशन से एक्टिवेशन में आए थे वो डीफॉस्फोरिलेट होंगे और फिर फर्दर एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे थे वो स्लो हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और इस तरह से उनका हार्मोन्स का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो चूंकि एक्टिव फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन तुरंत होता है, इसलिए इनका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं होता। ये इफेक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन इफेक्ट वाले हार्मोन्स हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि एंजाइम्स एक्टिवेटेड फॉर्म में बनते हैं, एंजाइम्स लॉन्ग लास्टिंग वर्क करते हैं, वो ठीक ना, बहुत ज़्यादा दिनों तक वो सर्वाइव करते हैं, इसीलिए इनका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा समय तक रहता है। क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स का फॉस्फोरिलेशन डीफॉस्फोरिलेशन इसमें शामिल नहीं है, एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में बनते हैं, उनका हाफ लाइफ जितना दिन रहेगा उतना दिन तक वो काम करते रहेंगे, इसलिए इनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं और स्टेप्स हैं, आप बोर्ड का जो मैटर है उसको आप नोटिस कर लें एक बार अच्छे से, क्या क्या डिफरेंसेस मैंने लिख रखा है, ये मेन डिफरेंसेस हैं और इसके बेसिस पे जो भी नीट में क्वेश्चंस आते हैं आप मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से रिलेटेड वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।